प्रधान सचिवगण, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे जुड़े विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, 22 जिलों के उपायुक्त, मीडिया के साथी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लोकार्पण हेतु एकत्रित हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर का जन्म आयोग के मुख्य आयुक्त श्री त्रिलोक चंद्र गुप्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, टीम NIC श्री दीपक बंसल, श्री आलोक श्रीवास्तव एवं सुश्री अंशु के अथक प्रयासों के बिना संभव नहीं था। समारोह को आगे बढ़ाने से पहले मैं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों व कुछ अन्य बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। आज की तारीख में 31 विभागों की 38 संस्थाओं की 546 सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हैं। जिन सेवाओं के आवेदन समय सीमा में नहीं निपटाए जाते थे एवं सरकार की महत्वाकांक्षी सेवाओं को पहुंचाने में विलंब होता था, उनको चिन्हित कर प्रथम चरण में सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया और समय सीमा निर्धारित की गई, जिसके लिए पूरी टीम सरल बधाई की पात्र है। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 स्तरीय सुदृढ़ शिकायत निवारण ढांचा हर विभाग में स्थापित किया गया है, जिनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट और सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी का नाम दिया गया है। कोई भी पात्र व्यक्ति या एलिजिबल पर्सन डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने किसी अधिसूचित सेवा से संबंधित शिकायत कर सकता है, जिसका निपटारा अधिकारी को एक सीमित समय में करना होता है। यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं कर पाता तो पात्र व्यक्ति फर्स्ट या सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है और यदि आवेदक की अपील को फिर भी न्याय न मिले तो प्रार्थी इस आयोग में भी अपील कर सकता है। मुझे ये सूचित करते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि आयोग के मुख्य आयुक्त महोदय ने इस आयोग में 15 जून 2021 से अपने अब तक के कार्यकाल में सभी 31 विभागों को समीक्षा बैठकें करके उनकी वेबसाइट्स और पोर्टल्स को अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने हर विभाग की वेबसाइट पर RTS का अलग एक कॉलम बनवाया है, जिसमें सभी अधिसूचित सेवाओं की सूची, सेवा कहां से मिलेगी और आवेदन फॉर्म भी अपलोड करवाए हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ज्यादातर विभागों ने अपनी वेबसाइट अपडेट कर ली है। आयोग ने समय सीमाओं को रैशनलाइज करने, आवश्यक सेवाओं को अधिसूचित कराने और गैर जरूरी सेवाओं को हटाने के बारे में भी निर्देश दिए हैं, जिन पर विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। हर विभाग को यह भी कहा गया है कि अपने फील्ड ऑफिसेज में अधिसूचित सेवाओं की, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की, फर्स्ट और सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटीज की लिस्ट को डिस्प्ले किया जाए। आज इस समारोह में हमारे साथ फिजिकली और डिजिटली जुड़े अधिकतम अधिकारी एक्ट के तहत डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट या सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटीज हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस एक्ट की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें और नागरिक हितों के प्रति अति संवेदनशील रहें। 26 अगस्त 2021 से पहले समयबद्ध सेवा न मिल पाने की स्थिति में अपील मैन्युअली दायर करने का प्रावधान था। अब 26/8/2021 को गजट नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग के अनुरोध पर AR डिपार्टमेंट ने रूल 3 और 6 सब क्लॉज 5 को संशोधित कर दिया है और ऑटो अपील का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सेवा न मिल पाने की स्थिति में अपील स्वतः सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल हो जाएगी। इससे विभाग में अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लंबित नहीं रहेंगे और सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कतार में खड़े अंतिम नागरिक तक समयबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी। आत्मा के कागज की तरह अजर अमर होने का जीवंत उदाहरण ये ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है, जिसको आयोग के मुख्य आयुक्त श्री TC गुप्ता ने आज का नाम दिया है। उन्होंने पहले भी बतौर ACS एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ACS पावर इसे डील किया और अब बतौर मुख्य आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग इसको बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। जैसा कि हमें विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का IT के प्रति विशेष व सार्थक रुझान है। किसी भी समस्या का समाधान वे IT सॉल्यूशंस में न केवल ढूंढते हैं बल्कि उसके मापदंड भी निर्धारित करते हैं। इसी दिशा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर एक और मील का पत्थर साबित होगा, जो आम नागरिक के जीवन को सरल एवं सुखी बनाने में सहायता करेगा। मैं समारोह को आगे ले जाते हुए प्रधान सचिव IT डिपार्टमेंट श्री विनीत गर्ग को उनका वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। श्री विनीत गर्ग। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी, चीफ
प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम श्री ढेसी जी, चीफ कमिश्नर राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन श्री DC गुप्ता जी, हरदीप कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्यगण, VC लिंक से जुड़े हुए जिले से अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के लोग जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं CM साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और आज इस समारोह के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। CM साहब का सानिध्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा हमें समय समय पर मिलती रहती है। पर्टिकुलरली IT सेक्टर में जितने भी IT सॉल्यूशंस हम बनाते हैं उसमें उनकी प्रेरणा सदैव ही हमारे साथ रहती है। उसी कड़ी में आज ये एक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर सरकारी सेवाएं नियमित समय में नहीं मिलेंगी तो स्वतः ही अपील हायर अथॉरिटीज को, उच्च अधिकारी को चली जाएगी। इससे जो राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट है उसकी लेटर और स्पिरिट में पालना होगी और लोगों को जो इस एक्ट से आस है वो पूरी होगी। CM साहब के निर्देशन में हमने E-गवर्नेंस के कई इनिशिएटिव हरियाणा सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल हो जिसमें कि हमने 550 से अधिक सेवाएं को इससे जोड़ा है, चाहे वह जन सहायक ऐप हो जो कि अभी इसी साल CM साहब ने लॉन्च किया था, जिसमें सभी सरकारी सेवाओं को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। इसी के साथ ही ई-खरीद के माध्यम से 30,000 करोड़ से भी अधिक की ट्रांजैक्शन की गई, उसको मेरी फसल मेरे बेरोया के साथ जोड़ा गया। साथ ही गेट पास से लेके किसानों के अकाउंट तक डायरेक्ट पेमेंट तक उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने कार्य किया, जो कि टोटली हमने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को बनाया, जो कि पहले एक प्राइवेट संस्था जिस सॉफ्टवेयर को चला रही थी। इसी प्रकार CM साहब की एक बजट घोषणा जो इस बजट में की गई थी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके लिए भी पिछले महीने एक ऐप लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से हम जो ज़िले में अंत्योदय फैमिलीज़ हैं उनके बेनिफिशरीज़ की प्रोफाइलिंग करेंगे और उनके बेनिफिशरीज़ के लिए स्कीम का चयन करके उस ऐप के माध्यम से उसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि उनको हम जो 180 की जो सीमा तय की गई है उस वार्षिक आय 180 तक लेके आ सके। इसी प्रकार वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो एक अनूठी पहल पूरे देश में है, उसका काम चल रहा है। उस पर रजिस्ट्रेशन अभी तक 7 लाख से अधिक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये एक अनूठी पहल है जो कि अभी किसी भी राज्य ने और ऐसी शुरुआत नहीं की है। इसी क्रम में सर एक अभी हमने हरियाणा पुलिस के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया, जो कि कांस्टेबल्स की प्रमोशन के लिए एक एग्जाम डिवाइस किया, जिसमें कि डिपार्टमेंट ने खुद ही वो पूरा सॉफ्टवेयर बनाया। इसमें क्वेश्चन पेपर भी रेंडमली अपने आप जनरेट होता है और उसके बाद एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। तो बड़ा सक्सेसफुली वो एग्जाम अभी हमने कंडक्ट किया सर अगस्त में, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले, जिसमें कि कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं आई। सर CM विंडो और ऑनलाइन ट्रांसफर्स के बारे में सभी को विदित है, जो कि एक अनूठी पहल प्रदेश सरकार की रही, जो कि आज दूसरे राज्य भी इसको कॉपी कर रहे हैं। और अब ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 80 एम्प्लॉयज़ का जो कार्डर का सरकार ने फैसला लिया है,
उसको भी आगे बढ़ाने की दिशा में कदम लिए जा रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, ई ऑफिस का काम भी हमने काफ़ी पहले शुरू किया। अभी पिछले दिनों सर हमने उसका डाटा सर्वर भी चेंज किया है ताकि उसमें जो कमियां आ रही थी उसको हम दूर कर सकें। तो अभी 28, 29, 30 तारीख में सर वो नए डाटा सर्वर पे हमने उसको शिफ्ट कर दिया है और साथ ही उसमें उसका जो वर्जन 2 है वो हम उसको जल्दी ही लागू करने वाले हैं। उसके लिए अभी 1-2 महीने के अंदर हम वर्जन 2 भी उसका लाएंगे, जिससे कि जो अभी दिक्कतें ई ऑफिस में है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो परेशानी अगर किसी प्रकार की हो रही है वो भी दूर होगी और बाकी ऑफिसर्स को भी, जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम इस सॉफ्टवेयर से जोड़ पाएंगे। तो सर अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं यही कहूँगा कि आपके निर्देशन में अगर आईटी विभाग की ओर से मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा सरकार का एक ही नारा, नागरिकों का जीवन सरल बनाना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री दीपक बंसल, उप महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से कि वो सॉफ्टवेयर आज की विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। सर, हरियाणा राज्य में प्रतिदिन हम सरल केंद्रों पर 30,000 से 40,000 एप्लीकेशन प्रतिदिन हम ले रहे हैं। उनको सरल पोर्टल के माध्यम से हम मॉनिटर भी कर पा रहे हैं, बट कहीं कहीं पे हमें ये लगता है कि थोड़ा लैगर्ड रहता है, जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि इसको आस के माध्यम से मॉनिटर किया जाए। आस, जैसा कि नाम अपने आप में ही बता रहा है, ये जो नीचे डाउन थ्रोटन लोग हैं उनके लिए एक आस बन के उभरेगा, जिनको सर्विस टाइम पे नहीं मिल पाती या जिनको कहीं भी कोई शिकायत है तो इसके माध्यम से वो कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से सर लोग अगर जब अपना प्रार्थना पत्र देते हैं सरल केंद्र पे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऑटो अपील में जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। अगर वो ऑटो अपील में जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है निर्धारित समय के बाद हायर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चली जाएगी। परंतु अगर वो तब भी सिलेक्ट नहीं करता, बाद में भी वो कहता है कि मुझे कोई सर्विस में कोई दिक्कत आई है, तो तब भी पोर्टल पे जाके, सरल पोर्टल पे जाके वो अपना आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट सर, आज में जो फीचर है सर, इसमें है ऑटोमेटिक अपील है सर। अगर सिटीजन ने सिलेक्ट किया है कि मैं अपील करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली निर्धारित समय के बाद अपील चली जाएगी सर। और अगर जिस ऑफिसर ने उसको डील करना था, अगर वो भी नहीं टाइम पे करता तो उनसे हायर अथॉरिटीज को ऑटोमेटिकली एस्केलेट होती चली जाएगी। तो डिपार्टमेंट वाइज हमने सिर्फ ये तय किया है कि कितने दिन के अंदर कोई सर्विस की एप्लीकेशन जो है अगले उस पर जाएगी। और ये अल्टीमेटली जो है राइट टू सर्विस, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगी अगर निर्धारित समय में नहीं गई सर। इसके बाद सर एक तो सिटीजन ने जब अप्लाई किया था तब कर सकता है। एक, अगर किसी सिटीजन की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है तो उसके अगेंस्ट भी वो अपील डाल सकता है। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर सरल तक पहुंचने का साधन नहीं है तो हमारे हेल्पलाइन पे फोन करके भी अपने बिहाफ पे सरल अपील डलवा सकता है, जिसमें कि हम उससे सिर्फ एप्लीकेशन आईडी पूछेंगे। एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद हम वहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा काउंटर ऑपरेटर को कि उसकी क्या किस बारे में वो थी, और उसका वो जो बयान है उसके जो भी फ़ोन पे बताएगा उसको लेके हम OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करेंगे, ताकि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसी के बिहाफ पे जो है वो वहाँ पे अपील दायर हो सकता। नहीं, लेकिन अगर टाइमलाइन ब्रीच हो गई सर और जो एप्लीकेंट है उसने कंसेंट नहीं दी सर, फाइल अपील, हाँ सर, तो फिर अपील नहीं होगी। नहीं सर, इसमें एक मिनट सर, ये इसमें करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि पहले जब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था तब तक हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब 29 अगस्त को, अभी 3 दिन पहले गजट नोटिफिकेशन हुआ है, 30 को हमें मिला है। उसके अंदर जो भी ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल की जाएंगी उसमें ऑटो अपील प्रिज्यूम की गई।
रूल के अंदर वो अमेंडमेंट कर दी है। कंसेंट को छोड़ो। कंसेंट अब सर हट जाएगी, वो अभी अमेंडमेंट हो अभी आ जाएगा, जाएगी तो अभी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, आपने अनुमति दे दी और चीफ नहीं सेक्रेटरी तो महोदय ने नहीं तो दे दिया। यहीं लेके अटके रहेंगे जो उसको तो कंसेंट नहीं दी थी इसलिए अपील नहीं होगी। वो पहले था क्योंकि उसके अंदर थोड़ी देरी हो रही थी। जिस दिन आपने आरटी फाइल इसको किया, आरटी फाइल होने के बाद और मैंने उमाशंकर से रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद के अंदर ये हो गया 29 तारीख का गजट नोटिफिकेशन है, 30 को हमें मिल गया, ठीक। इसमें केवल चेंज करना। बस वो तो टाइम ब्रीच हुआ, अपने आप पहुंच गया। अपने आप अपील हुई, हाँ जी। कोई कंसेंट टाइम ब्रीच, यदि एक दिन में खंभा उसका गिर गया बिजली का बदलना है, तो एक दिन के बाद के अंदर 1 मिनट होते ही अपने आप उसके आगे पहुंच बस जाए। इतना ही है कि आपके पास जो अपील का ढेर लगेगा उसको कैसे आपने आगे चल करके उसको करना है, उसको एक्शन टेकन उसका भी तो चाहिए ना। सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम बनाया बना है, दिया सही सर, उसका बना दिया है हमने। और इसमें सर जो अथॉरिटीज है, फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी, सेकंड ग्रीवेंस अथॉरिटी और HSRTC है, वो दे कैन इशू डायरेक्शन टू द ऑफिसर एंड इफ दे कैन कॉल देम फॉर हियरिंग, और अगर हियरिंग में अगर कोई लगता है उनको तो दे कैन टेक ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम एंड दे कैन गिव impose penalty, financial penalties also सर। इसमें सर एक क्या हम ये अपील ऑटोमेटिकली तो फाइल हो जाएगी ना? जो ऑफिसर हमने नोडल बनाया हुआ है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, क्या उसको वो कंसोलिडेटेड लिस्ट मिलती रहेगी? जाएगी। तुरंत जाएगी। ये जो ही अपील उसकी फाइल होगी, ब्रीच हो गया, नोटिफाइड टाइम यदि ब्रीच हो गया, शहरी क्षेत्र में बिजली 4 घंटे में ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल फ्यूज ऑफ कॉल, 4 घंटे खत्म हो गए, खंबा 1 दिन में, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 4 दिन में, 4 दिन खत्म होते ही जो ही यदि मान लो सर्विस नहीं प्रोवाइड हुई, अपील चली जाएगी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी पता लग जाएगा कि इसके अगेंस्ट में क्योंकि आपने सर्विस नहीं दी है, तो उसके पास में भी मैसेज जाएगा, आदमी के पास भी मैसेज जाएगा कि आपकी अपील क्योंकि सर्विस इतने टाइम पे नहीं मिली है, तो आपकी अपील आपके बिहाफ पे ऑटो अपील सिस्टम ने फाइल कर दी है, तो 3 आदमियों के पास के अंदर मैसेज साथ जाएगा। छोटा सा प्रश्न सर, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि हम सभी पेंडिंग सच मैटर्स को कंसोलिडेट करके वीकली या 3 दिन 4 दिन में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एक लिस्ट देते हैं? वो सब तो लॉगिन है सर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के, डेली हर समय दिखनी चाहिए ना, वो तो ये लॉगिन एज वाइज आपकी अब ये 3 दिन में, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगी, ये कल खत्म हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिक मिलता रहे और अपना उसको सॉल्व करे। वो एक उसमें प्रोविजन मैं समझता हूँ और कर देना चाहिए, स्टार्टिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम डंडा लेके आप खड़े हो जाओ। जो ऑफिसर कंसर्न्ड है, जिसका टाइम मानो ब्रीच हो रहा है, अगर वो टाइम के लिए डिमांड करता है कि मुझे 1 दिन का टाइम और दे दिया जाए, 7 दिन आपने दिए हैं राइट टू सर्विस में, लेकिन एक आदमी 7 दिन में किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया, उसके पास काम का लोड है, कोई और कारण है, वो कहता है जी इसी सर्विस से मुझे 1 दिन का 2 दिन का टाइम दिया जाए, उसमें हम तय कर सकते हैं कि जो टोटल टाइम पीरियड है उसका 25% तक हम बढ़ा सकते हैं। अगर वो अपील डिमांड करता है कि गिव मी 2 more days, तो उसको अगर हम फैसिलिटी दें, वो रूल्स Then में what? चेंज करना पड़ेगा सर, वो रूल्स में चेंज करना क्या? पड़ेगा कि हाँ कर सकते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ सकती है। कई बार क्या होता है कि आखिर ऑफिसर भी एक इंसान तो है ही है ना, जो नोडल ऑफिसर है वो भी इंसान है, कई बार प्रेशर है, छुट्टी पर गया, कोई बात और होती है। जैसे बिजली का कनेक्शन बढ़ सकता है, ट्रांसफॉर्मर का अपग्रेडेशन करना, हाँ, तो उस पीरियड में ना करके थोड़े टाइम पे और करना। उसका वो रीजन दे। सर वो है इसमें हियरिंग का है सर। सर। Reason दे। इसमें सर जो प्रावधान है एक्ट का, डेजिग्नेटेड ऑफिसर नोटिफाइड टाइम के अंदर यदि सर्विस नहीं दे पाया, तो फर्स्ट जो ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी में उसको अपील जाएगी। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहता हूँ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा तो पेनल्टी नहीं लगा सकता, वो ये देखेगा कि कितने समय में, 7 दिन उसके अंदर एक्ट में लिखा हुआ है कि 7 दिन में इसको ये सुविधा उपलब्ध कराओ, 7 या उससे कम दिन के अंदर। मुझे सुबह अशोक खेमका ने ये पूछा था कि जी पहले ही पेनल्टी और नोटिस देने के बजाय यदि उसको ये कहा जाए कि आप इतने दिन में सर्विस दो, तो ऑटो अपील जो ही जाएगी तो वो देखेगा, उससे बात करेगा कि मुझे 2 दिन और दे दो, तो 7 दिन या उससे कम समय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उसको देगा। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई पेनल्टी लगाने का प्रावधान नहीं है। ठीक वही है, तो वो जो आप कह रहे हैं वो उस तरह से हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब जाएगा। डायरेक्शन दे सकते हैं एक सर। बात और है, अपील का ऑर्डर में 30 दिन का टाइम है, तो 30वें दिन भी जब ऑर्डर पास करेगा तो 7 दिन तक का टाइम दे सकता है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है। 37 days he gets in effect। बट इस सॉफ्टवेयर में जो सर जो देखने वाली चीज है
कि फर्स्ट अपील से सेकंड अपील कैसे एस्केलेट होती है, बिकॉज फर्स्ट अपील तक तो ठीक है, फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, सेकंड में द लॉजिक हैज टू बी वेल थॉट आउट. I hope you have considered that at the second stage and the revision stage. फर्स्ट अपील तक दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम डेवलप्ड और अच्छी बात है, बट इसमें सर एक्ट में लिखा है कि फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर 30 दिन में अपील डिसाइड करेगा और 30 जब उसके अपील के ऑर्डर में 7 दिन का टाइम तक दे सकता है. नहीं, यहाँ मैं आई डिफर. आपने सबको 30 दिन का टाइम दे दिया. अब मान लो एक बिजली का कनेक्शन है, वो यानी लाइट चली गई, 4 घंटे में सर्विस मिलनी चाहिए थी, 4 घंटे में नहीं मिली, अपील हो गई, 30 दिन उसको दे दिया, 7 दिन और दे दिया. अरे भाई नहीं, उसी को चेंज करना चाहिए ना. 4 घंटे वाले काम को 37 दिन और दे दिया आपने. वो नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस जो किया है उसमें सर आपको टेबल बनाना पड़ेगा कि इस सर्विस में इतने दिन डेजिग्नेटेड सर्विस है प्रोवाइड करने हैं, उसकी अपील के इतने दिन मिलेंगे फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी को. सेकंड नहीं तो उसमें एक प्रोविजन और डाल दो ना भाई कि उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना चाहिए, उसी की जो नोडल ऑफिसर उसको एक डिमांड का एक ऑप्शन दे दो ना. भाई 4 घंटे उसको चाहिए था, 4 घंटे नहीं कर पाया, वो कहता मुझे 2 घंटे और चाहिए, 4 घंटे और चाहिए. आप उसको कर दो कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस उसके बराबर टाइम वो सीक कर सकता है. हाँ, उसके बाद उस समय तक अपील ना हो, वो तो केवल यस नो उसकी होनी है, या डिमांड करे, और डिमांड करे तो जो अपीलेट अथॉरिटी उसको ओके करे, ठीक है, ओके 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 कर दिया, टाइम मांग लिया, फिर उसकी अपील हो और फिर वो टाइम सारा उस हिसाब से आगे लागू. ठीक है सर, नोट करें. हाँ. I would also strongly support what Honorable CM has said, क्योंकि मतलब जैसा कि प्रैक्टिकल वर्किंग में देखते हैं कि in most of the cases तो there is non application of mind. तो जो CM साहब कह रहे हैं कि जब वो टाइम सीक करेगा, इन ए वे ही sort of proactively involved in the process. तो उससे मतलब यही नोटेड सर, we'll do it. सर इसमें एक निवेदन है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो जब सर्विस देगा तो उसमें वो कारण दे सकता है, फिर उसने डिसाइड कर दिया, वो ये कह सकता है कि इस कारणों से विलंब होगा, ये लिख सकता है वो, बट ही हैज टू डिसाइड. जैसे अभी शत्रुजीत सिंह कह रहे थे कि वो ट्रांसफार्मर नहीं अवेलेबल है, कुछ है, तो वो कारण दे सकता है कि इसमें संभावित इतना समय लगेगा, क्योंकि दैट इज डिस्पोजल ऑफ हिज रिक्वेस्ट. नेक्स्ट जल्दी से. चलिए. नेक्स्ट सर, ये प्रोसेस फ्लो है इसका. बेसिकली इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सर, applicant applied for the notified service. If it is not delivered in time, it will be automatically escalated to GRA1. GRA can decide it, or he may not take decision. If he doesn't take decision in a stipulated time, it will be escalated to the GRA2. Or if the citizen is not satisfied with the decision of the GRA1, he can again file an appeal with the GRA2. And GRA2 again the process is repeated, but the difference at GRA2 is that at the GRA2 level we can impose a penalty of up to ₹5,000, out of which ₹1,000 is can be paid to the citizen as a compensation for non-delivering of the service at within a time. And if he is not satisfied with the GRA2, it can be escalated to Right to Service Commission, and Right to Service Commission can also take a suo motu decision on suo motu action on any complaint received by it directly, sir. So these are the things. In between, the officer can issue directions. It can ask for what you call hearing also. So for all these steps, SMS are going to various designated officers as well as to the citizen that your appeal has been filed at so and so place, and this is the officer who is looking after this, sir. This is being. This is a sample, sir. This sample for. हिंदी में करो. ये सर समाज कल्याण विभाग के लिए सर्विसेज जो हैं हमने की हैं, उसमें हम बता रहे हैं, जिसमें कि हमने 60 डेज का टाइम दिया है कि इसमें फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी कौन है, सेकंड एपलेट अथॉरिटी कौन है, और कितने टाइम में ये सर्विस दी जाएगी. ये आज लागू कर दिया. ये लागू कर दिया सर. सिटीजन को जैसे मैंने कहा सर, सिटीजन 2 तरीके से हमारे पास आ सकता है सर.
या तो अंत्योदय पोर्टल पे वो जाके अपने आप खुद कर सकता है, या वो जो है हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको करवा सकता है। अगर अंत्योदय पोर्टल पे जाएगा सर, तो वहाँ लॉगिन करने के बाद वो बताएगा कि क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं है, या क्यों अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका रीजन बताएगा, और उसकी अपील जो है OTP के थ्रू माध्यम से वेरीफाई करके हम जो है भेज देंगे सर। ऐसे जाएगा सर। अगर वो टेलीफोन लाइन हमारी हेल्पलाइन पे बात करता है सर, जो ऑपरेटर है उसको अपनी आईडी बताएगा सर, एप्लीकेशन आईडी जो उसने सर्विस के लिए ली, उसमें अगर तो ऑपरेटर जो है उसकी डिटेल उसके सामने पॉपअप हो जाएगी। बेस अपॉन दैट इंफॉर्मेशन सर वो सिटीजन से वेरीफाई करेगा। सिटीजन जब वेरीफाई करेगा तो पूछेगा कि किस वजह से आप करना चाहते हैं, रीजन वो बताएंगे। तो ये रीजन के साथ जो है उसको अपडेट करा देंगे, और उससे OTP मांगा जाएगा सिटीजन से, ताकि कोई किसी और के भी पे इसको ना दर्ज ना करवा पाए। ऐसे सर ये फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी का है सर। इसमें ऑटोमेटिकली जो है नीचे से जो है अपील एस्केलेट होके आएंगी, या किसी ने अपील कर रखी होगी जो हमारे उस हेल्पलाइन पे सर। इसमें जो फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी है सर, वो तो या तो डायरेक्शन दे सकते हैं सर नीचे वाले को कि इतने दिन में काम कर दीजिए, या वो हियरिंग के लिए बुला सकते हैं उनको, दोनों पार्टीज को, या उसकी अपील को डिसमिस भी कर सकते हैं सर। अगर वो हियरिंग के लिए बुलाएंगे सर, उसमें इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं या फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं, और उसकी अपील को डिसमिस भी कर सकते हैं सर। तो ये सब उनका है फर्स्ट ग्रीवेंस का है। उनके पास सारे के सारे उनके लॉगिन में आ जाएंगी जितनी ग्रीवेंसेज उनके पास पेंडिंग है। वो किसी भी ग्रीवेंस को देख के सर यहाँ पे उनको पता लग जाएगा कि किस ऑफिसर ने डील किया है और उसका एज ऑफ नाउ स्टेटस क्या है। क्योंकि ऐसा होता है सर कि कई बार सिटीजन ने अपनी ग्रीवेंस डाल दी, बट इन द मीन टाइम उसको डिलीवर होगी, तो जो है यहाँ पे ऑफिस डेजिग्नेटेड ऑफिसर देख सकता है कि क्या उसकी सर्विस डिलीवर तो नहीं होगी। अगर डिलीवर होगी है तो ठीक है, अदरवाइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। और ये नीचे जो आपको इसमें बॉटम में नजर आ रहा है सर, इसमें ये डिफरेंट तरह के एक्शंस हैं कि कॉल पर हियरिंग है, डिसमिस कर सकते हैं, और या उसको डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर कि यदि उसकी सर्विस डिलीवर नोटिफाइड टाइम पे नहीं हुई, 4 दिन, 4 घंटे, 30 दिन, 135 दिन तक अभी समय, अपील तो चली जाएगी, परंतु उसका काम वो फिर भी कर सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो जब वो उसने अपील टेकअप की और वो अपना स्टेटस देखेगा, अरे इसका काम तो हो गया, चाहे 2 दिन डिले हो गया या 1 दिन डिले हो गया, तो उस समय फिर उसको बंद कर सकता है वो। तो उसका स्टेटस वो जब एक्शन ले रहा है तो उस समय देखेगा। तो अपील होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो कार्रवाई कर सकता है। डिलेड भी हुआ तो उस केस में फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी देखेगा कि इसका काम तो हो गया, तो इसलिए उसको फाइल कर देगा, क्योंकि उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि पेनल्टी लगा सके। नेक्स्ट सर, इसमें डायरेक्शन जो है सर, जो डायरेक्शन इशू होंगी वो इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके पास जाएंगी सर। और यहाँ हमने डायरेक्शन देने के लिए टेम्पलेट्स भी दे दिया कि यूजिंग दैट टेम्पलेट्स जो है आप लोग जो है उनको जो डायरेक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं सर। ये एक सैंपल हमने डायरेक्शन का वो बनाया था, या बट अभी रिसेंटली सर ने अप्रूव कर दिया, तो हम नया जो है टेम्पलेट लगा देंगे सर इसमें। तो इससे जो सर लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो टेम्पलेट है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएगी, किसको एड्रेस करना है, क्या एड्रेस करना है, किस अपील के बारे में वो डिटेल फ्री पॉपुलेटेड आएगी सर। तो ये सब ईमेल से जाएगा डायरेक्शन? ईमेल से भी जाएगा सर, जिनके ईमेल है ईमेल से जाएगा, पर व्हाट्सएप से आपको एसएमएस से आपको इंटीमेशन एप्लीकेंट को जो एप्लीकेंट को भी अगर उसकी ईमेल है सर उसको ईमेल से भी जाएगा, बट एसएमएस से भी जाएगा कि आप जाके स्टेटस पोर्टल पे देख सकते हैं सर। ईमेल ऑप्शनल रखा है, जहां उसने ईमेल दे दी उसको 100% ईमेल से जाएगा। उसका मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल से इंटीमेशन 100% जाएगा। सर इसमें जैसे सर ऑफिस में काम होता है, रीशेड्यूलिंग भी वो कर सकते हैं अपनी हियरिंग की अगर कोई इशू है तो, और डायरेक्शंस दे सकते हैं। डायरेक्शंस के डीओ कैन देन रिस्पोंड ऑनलाइन टू द अपीलेट अथॉरिटी कि उन्होंने क्या उस पर एक्शन लिया, क्या नहीं किया सर। ठीक है सर। इसमें जो है अगर हियरिंग के लिए किसी को बुलाया तो सर उसकी अटेंडेंस भी इसमें ऑनलाइन लगेगी, और इंटरिम ऑर्डर्स का डालने का प्रोविजन है सर। ये सर एक सैंपल एसएमएससीज हैं जो जा रहे हैं सर, जो जाएंगे सिटीजन को। इसके अलावा सर
एक्शन टेकन की एक की पूरी सभी डिपार्टमेंट के उसके पास होगी, अपीलेट अथॉरिटी के पास, दे कैन सी कि क्या एक्शन उसमें हुआ, कोई रिप्लाई आया है नहीं आया। और इसमें कम्प्रीहेंसिव हमने सर्च जो है लिस्ट हमने दी है इसमें कि सर्च पैरामीटर दिए हैं जिसके बेस पे जो है उसको शॉर्टन कर सकते हैं सर अपनी जो उनके पास केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जो कुछ डिसाइड किए हैं, जिनकी अपील पेंडिंग है, जिनकी हियरिंग है, तो वो सभी इसमें प्रोविजन हमने कर दिए। इसमें कॉल लिस्ट भी है कि सर आज कौन कौन से केसेस की हियरिंग है सर, तो वो भी इसमें ऑनलाइन जनरेट हो जाती है सर। सेकंड ग्रीवेंस अथॉरिटी में सर वही स्टेप्स हैं, बट इसमें यह है कि इसमें पेनल्टी भी हम लगा सकते हैं ऑफिसर के ऊपर, और अगर पेनल्टी का क्लास लगेगा तो सर हम फिर सिटीजन को डायरेक्टली उसके अकाउंट में भेज सकते हैं सर। इसमें सर हम जिसको भी पेमेंट करेंगे तो सिटीजन का हम IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर भी उसके दे रहे हैं ताकि उसके अकाउंट में हम डायरेक्टली पेनल्टी हम भेज सकते हैं। राइट टू सर्विस कमीशन में सर इसके बाद ये इंटरिम वो भी प्रोसेस है सर कि इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं, फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, और सुओ मोटो भी ले सकते हैं। सुओ मोटो का भी प्रोविजन हमने नहीं किया, पर हम विदिन शॉर्ट स्पैन जो है इसको भी कर देंगे सर, ताकि जो है वो सभी केसेस को ले सके अपने लेवल पे। इसमें सर सिर्फ एक चीज है कि इसमें सर दे कैन इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ अप टू 20,000 रुपीज, जिसमें से अप टू 5,000 रुपीज जो है सिटीजन को एज ए कंपनसेशन हम दे सकते हैं। इसमें सर ये लास्ट स्लाइड है सर, बस इसमें सिर्फ एक चीज है कि डिपार्टमेंटों के ऑन बोर्डिंग करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के और HODs के gov.in के ईमेल चाहिए सर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जो उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो अपलेट 1 अपलेट 2 अथॉरिटीज हैं सर, उनके भी कम्युनिकेशन एड्रेसिंग चाहिए ताकि हम उनको टैग कर सकें। तो अभी हमने पावर डिपार्टमेंट और SDI के लिए कंप्लीट कर दिया है इसको, उनकी अभी 2 सर्विसेज बची हुई हैं, बाकी सभी के लिए हमने कर दिया है। और इसको जो है इसके बारे में नहीं करना। और इसके अलावा सर देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो कुछ डिपार्टमेंट जो है अपने स्तर पर दे रहे हैं, उनको भी हमें सरल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना होगा ताकि हम उनकी सर्विसेज को भी मॉनिटर कर सके और उन पर भी राइट टू सर्विस कमीशन को हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट का पालना हम उससे करवा सकते। इस बात में ये कहना चाहूँगा कि जो सर्विसेज और स्कीम्स की इन्वेंट्री बना रहे हैं सर, तो उसमें 3 तरह के केसेस आ रहे हैं। पहला तो है कि सर्विस कंप्लीटली सरल के माध्यम से दी है, दूसरा है जहाँ सरल के माध्यम से दी जा रही है और विभाग अपने स्तर पे भी दे रहा है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा विभाग अपने स्तर पे दे रहा है, और तीसरा है जहाँ सरल पे है ही नहीं और सारा का सारा विभाग अपने स्तर पे दे रहा है। तो इसकी इनफैक्ट जब इन्वेंट्री बनाने शुरू किए हैं तो सर से भी बात हुई है, काफ़ी सारे ऐसे स्कीम निकल रहे हैं जब 28-30 साल के सर्विस में हमें भी पता नहीं कि ऐसे कोई स्कीम है। तो वो इन्वेंटराइजेशन एक बार हमारी कंप्लीट हो जाएगी, वो शेयर कर देंगे, उसके साथ स्कीम कोड भी कर देंगे। तो जो डिपार्टमेंटल की सारी स्कीम्स इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सरल प्लेटफॉर्म पे ले जाना भी जरूरी है, बिकॉज डिपार्टमेंट्स कुछ तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना यह है कि जितनी सर्विसेज हैं सबको ऑनलाइन किया जाए, कोई सर्विस ऑफलाइन नहीं रहनी चाहिए। और जब सभी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएंगी तो ये कुल 546 जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जिसमें से अभी 277 इतनी ही ऑनलाइन है, बाकी को ऑनलाइन करेंगे तभी ये सारा लाभ जो है जनता को मिलेगा। इसलिए सभी विभागों को ये हिदायत है कि अपनी सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करें। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। अब मैं आग्रह करती हूँ श्री प्रदीप कुमार जी से, आयुक्त हरियाणा सेवक अधिकार आयोग से, कि वो अपने विचार रखें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM श्री देसी जी, PSCM श्री उमाशंकर जी, विभागीय सचिवगण, HODs और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारीगण, आज ये आस जो है ऑटोमेटिक
अपील सिस्टम का जो लोकार्पण मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने अपने व्यस्त समय में से ये हमें समय दिया है। हरियाणा सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, स्पेशली IT इनेबल्ड सर्विसेज को लागू करने में, जिसका विवरण अभी IT सेक्रेटरी साहब ने दिया है। गुड गवर्नेंस में के लिए मुख्यतः 4 इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी। सिटीजन का सरकारी तंत्र के साथ एक्सेसिबिलिटी कितनी सुगम है, सरल है, बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। इससे अगर वो एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी तो हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस मॉडल जो है वो काम करेगा। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। जो भी काम हम कर रहे हैं, सरकार सर्विसेज देती है, स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है, उसके बारे में सिटीजन को सारी नॉलेज हो, पता हो कि क्या रूल्स प्रोसीजर्स है, कैसे सरकार का विभाग काम कर रहा है, यानी कि डीमिस्टिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। थर्ड है कि टाइमली डिलीवरी हो, कोई अविलंब ना हो, क्योंकि डिले ब्रीड्स करप्शन। और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। तो जो अधिकारी या कर्मचारी जो सर्विस दे रहा है या स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी भी नियत हो। तो इन 4 चीज़ों को देखते हुए ही ये हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किया गया और हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया। शुरू में 165 सर्विसेज को नोटिफाई किया गया था और बाद में धीरे धीरे और सर्विसेज ऐड होती गई और अब 31 डिपार्टमेंट्स की 546 सर्विसेज नोटिफाई हो चुकी हैं। अभी भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं सर जिनकी सर्विसेज नोटिफाई होनी बाकी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी सचिव महोदय से, सभी HOD से कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सर्विसेज जो हैं नोटिफाई की जा सकती हैं और उनमें क्या टाइमलाइंस वो देना चाहेंगे। कुछ एक सर्विसेज जब शुरू में नोटिफाई की गई थी तो कुछ अवधि उसके लिए नियत की गई थी। अब चूँकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है उन सर्विसेज को डिलीवर करने में, तो अभी ये भी मुमकिन है कि वो अवधि को रिवाइज किया जाए। कुछ काम ऐसे हैं जो 10 दिन में भी हो जाते हैं, हमने 30 दिन का रखा हुआ है। तो इस तरीके से भी सभी विभागों को ये चाहिए कि वो अपने अपने सर्विसेज को दोबारा से अध्ययन करें और ये देखें कि कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनता है, तो उस हिसाब से री नोटिफाई करा सकते हैं। ये जो सर अभी जो प्रोविजन है एक्ट के मुताबिक, जो सर्विस देता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, 2 एपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, फिर कमीशन के पास रिवीजन में आती है। तो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी 30 डेज में करता है, का टाइम है उसको। सेकंड के पास करने के लिए 60 डेज लगते हैं और कमीशन पे आने के लिए 90 डेज। सर एक्ट में अमेंडमेंट करके सबका 30 कर दिया। ओके, एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका पहले। नहीं 30 दिन तो करने का है। नहीं 30 दिन अपील डिसाइड करने का। एक सबसे पहला अमेंडमेंट इस टाइम पीरियड टू फाइल अपील ना, नहीं टाइम पीरियड टू डिसाइड अपील कर दिया। डिसाइड तो 30 डेज हो गया, हाँ। बट फॉर फाइलिंग 30 डेज पहले पे है, फिर 60 है, फिर 90 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी चीज़ को फाइनलाइज होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक अपील का सिस्टम है, ये जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी देखा गया है कि जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, सेकंड एपीलेट अथॉरिटी प्रायर, वो इतने इन्वॉल्व नहीं है कि वो देखें कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर कितना काम कर रहा है, कितनी तत्परता से काम कर रहा है। अब चूंकि IT इनेबल्ड ये सिस्टम से उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मेरी
कि डेलीगेटेड ऑफिसर ने कहाँ टाइम अवधि निकल गई है और उसके ऊपर जिम्मेवारी भी आ गई है कि उसको भी अब डिसाइड करना है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि लोग ज़्यादातर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो वेट करते हैं कि डेलीगेटेड ऑफिसर अभी नहीं तो चलो 4 दिन बाद कर देगा। नॉर्मली यही होता है कि कर तो देगा, या कई बार डेलीगेटेड ऑफिसर भी उनको बता देता है कि नहीं अभी मैं कर दूंगा, मगर आश्वासन दे देता है, तो अपीलेट मैकेनिज्म में बहुत कम आते हैं। कई बार वो जब ज्यादा देर हो जाती है तो वो कमीशन को कोई अपनी कंप्लेंट कर देते हैं, कमीशन सो मोटो उसका नोटिस लेकर उनका डायरेक्शन देकर उस काम को करवा देता है। तो ये जो ऑटोमेटिक अपील सिस्टम है, इससे ये सारी प्रोसेस जो है बहुत स्ट्रीमलाइन होगी। और मगर जैसा मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि ये सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज जो डिपार्टमेंट दे रहे हैं उसी में मुमकिन है। काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी भी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं हुई हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी सचिव महोदय से, सभी HOD से कि वो बिना अविलंब के अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं उसको ऑनलाइन मोड में लाएं, ताकि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हरियाणा राइट टू सर्विस के जो उद्देश्य हैं उसको हम पूर्णतः अंजाम तक ले जाएं और लोगों को जो सर्विसेज जो हैं वो सीमलेसली विदाउट हैसल मिल जाए और उनका विश्वास जो है सरकार में वो इससे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अधिकारीगण का और स्पेशली मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ आयोग के मुख्य आयुक्त श्री TC गुप्ता जी से कि वो हमें संबोधित करें। सर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, जिनके अति संवेदनशील हृदय जो है, जो लोगों के प्रति अंत्योदय, स्पेशली जो गरीब की जो सबसे आखिर लाइन के अंदर खड़ा व्यक्ति है उसके प्रति जो संवेदनशीलता है, उसी के तहत के अंदर जो है उसका देखते हुए ही इस आस सिस्टम को बनाया गया, उन्हीं की प्रेरणा से बनाया गया। और अभी भी जब जिक्र किया गया तो उसके बाद उन्होंने इसको द्रुत गति से इस फाइल के ऊपर लगवा के और इसका नोटिफिकेशन अभी इतने थोड़े से समय के अंदर इसका हुआ। मैं सर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज समय निकालने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय श्री DS ढेसी साहब का। इनफैक्ट जब ये मुख्य सचिव थे तो इसकी परिकल्पना उसी समय की गई, 2018 के अंत में इसकी परिकल्पना की गई थी और मुख्य सचिव रहते हुए उन्होंने इनकी 3 मीटिंग की थी। मैं उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में बताओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, और 3 मीटिंग करके ये कहा गया कि आज की डेट में तब तक सर केवल कमीशन के पास में जो नॉर्मल अपील जिसको कहते हैं, इसका एक्ट में नाम रिवीजन है, 3 केवल फाइल हुई थी और आज की डेट में केवल 7 फाइल हुई हैं। 8वां साल इस आयोग का चल रहा है। तो पहली अपील, दूसरी अपील, जैसे माननीय आयुक्त महोदय ने कहा कि लोग अपनी अपील फाइल नहीं करते, वो सोचते हैं कि पहले काम करा लें, यदि काम नहीं हो पाता तो इस एक्ट के तहत अपील ना फाइल करके केवल इंतजार करते हैं या दूसरे माध्यम से अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। तो उस समय सोचा गया कि क्योंकि एक अपील, दूसरी अपील और उसके बाद रिवीजन फाइल करें, इसके बजाय यदि उसका काम निर्धारित अवधि में नहीं होता तो अपने आप उसकी अपील फाइल हो जाए। तो उस समय उसकी परिकल्पना की गई थी और UHBVN को उस समय कहा गया था कि आप पायलट स्तर के ऊपर, इनफैक्ट मैं ACS पावर भी था, तब हमने कहा था कि इसको हम UHBVN में पहले पायलट के तौर के ऊपर इसको लागू करके देखेंगे, और वो किसी कारण नहीं हो पाया। परंतु मुझे खुशी है कि आज इतना अच्छा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर दीपक बंसल जी की टीम, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा अंशु एक बार खड़े होके, और आलोक श्रीवास्तव, ये 2 व्यक्ति बहुत ही कम समय में सर हमारा सिस्टम
14 अगस्त को तैयार हो गया था, आपसे अनुरोध किया था, आप चंडीगढ़ में नहीं थी इसलिए लॉन्च नहीं कर पाए। 15 जून को मैंने शपथ ली थी और उसके बाद के अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए मुकुंद, इनको बुलाया, सुप्रेंट को बुलाया, मीटिंग की, पुरानी फाइल जो है निकाली। पुरानी फाइल निकालने के बाद के अंदर फिर मैंने अनुरोध किया विनीत गर्ग से, राजनारायण कौशिक से, दोनों मेरे कार्यालय में आए, दीपक बंसल, और उस समय इतनी तेज गति से इन दो व्यक्तियों ने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है कि जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। वैसे तो सर आपके निर्देशन के अंदर आईटी डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे है, किसी से छुपा नहीं हुआ। पिछले 3 साल में 68 अवार्ड नेशनल लेवल पे, और अभी अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से केवल आपकी जो आईटी इनिशिएटिव्स हैं उनसे मिला। ये अलग अलग हम प्रदेशों में जाते हैं सर। मैं बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नेशनल संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेंबर्स इन प्रैक्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हम आपस में डिस्कस करते हैं तो इतनी आईटी इनिशिएटिव, और जब प्रोक्योरमेंट में मैं उनको बताता हूँ कि प्रोक्योरमेंट मेरी फसल मेरा बीमा, और प्रोक्योरमेंट पे किसान जो है, मेरी ड्यूटी लगी थी सर चरखी दादरी और भिवानी में। बादड़ा के अंदर सुबह देखता है आदमी, शाम को देखता है। मैं उमाशंकर को बता रहा था कि मेरा कल टोकन आएगा कि नहीं। वो देखता है ये चीज जो है, कोई सोच नहीं सकता कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतनी जागृति आईटी के प्रति आई है। तो वो जो है आईटी के प्रति जो आई है, वो आईटी डिपार्टमेंट जो आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट, वो बधाई के पात्र है। तो इस सिस्टम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा सर। एक तो ये आस जो है ना, आस, और इसका नाम जो है ये मीनाक्षी ने एक ट्रू सबॉर्डिनेट होते हुए क्रेडिट मुझे दे दिया, परंतु इसका नामकरण इसी ने रखा था। तो आज जो है ये AAS जो है, मगर हम इसको आशा से उन्मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं कि उसने अपील जो है, एक बार उसने अपील फाइल नहीं करने की जरूरत नहीं, सर्विस के लिए अप्लाई कर दिया। राकेश गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, लाडली स्कीम के तहत के अंदर किसी विधवा के या किसी की बच्ची हुई ग्रामीण की, उसकी 31,000 रुपए की FD करानी है, उसने अप्लाई कर दिया, अपने आप मिल जाएगी। यदि वो FD नहीं मिलती तो अपने आप वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाए, सेकंड के पास चला जाए, कमीशन के पास में आ जाए। हमने ऐसी चीज देखी है, मैं उसका वर्णन इस समय नहीं करना चाहूंगा, कि आज की डेट के अंदर भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि RTS की टाइम लिमिट से बाहर है, जिसके अंदर लोगों ने अपील फाइल नहीं की है। मैं इसका विभाग वाइज वर्णन नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये अब जो ही ये सिस्टम लागू होगा उससे अपने आप उसमें चला जाएगा, अपील हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, जैसे मान लो किसी को 30 दिन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए है, 3 दिन के बाद में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो ऑटो अपील सिस्टम से तो अपना अपील जाएगी नहीं। यदि वो अपील फाइल करना चाहता है तो केवल अपना फोन उठा सकता है और कॉल करेगा, और उसकी अपील ये सिस्टम अपने आप फाइल कर देगा उसके बिहाफ पे, या वो खुद भी लॉग इन करके अपील कर सकता है। तो अपील, ये जो सिस्टम है, 2 तरह की सुविधा दे रहा है। एक तो अपने आप, यदि किसी ने निर्धारित समय के ऊपर किसी को सर्विस डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बिहाफ पे अपने आप अपील फाइल हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति यदि उसकी केस रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। यदि वो IT के अंदर एनेबल्ड आदमी है तो अपने आप जाके लॉग इन करे और अपनी अपील फाइल कर दे, या हमारे सुविधा केंद्र के ऊपर फोन करे, फोन करने के बाद में OTP के माध्यम से वेरीफाई करके उसकी अपील फाइल हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम जो है, इसमें ये इसका डिटेल के अंदर इसका नहीं बता, ये सर ये बीच में ये कि क्लोज डोर्स मोर ऑफन देन नॉट, कि क्या लोग इंतजार कर रहे हैं, वो वाली चीजें खत्म होंगी। ये सर वर्णन हो चुका। 31 विभाग की 38 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट का लेबर वेलफेयर बोर्ड भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, तो 1 से ज़्यादा है। ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट का UHBBHN है, तो 38 ये जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी 546 आज की डेट के अंदर सर्विस नोटिफाइड है सर। 277 उसमें से अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से मिल रही है। ऑनलाइन तो बाकी भी है ये, मगर कुछ ऑनलाइन नहीं है। जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की आज की डेट में 27 सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड है, परंतु 24 ऑफलाइन से, 3 ही केवल ऑनलाइन से। तो पहला, जैसे आपने कहा सर कि अभी आपने आदेश दिए सभी प्रशासनिक सचिवों को कि ये सारी की सारी जितनी भी उनके पास में ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन पे लेके आए, और जो PSCM साहब कह रहे थे कि ऑनलाइन लाने के बावजूद उसका इंटरफेस जो है वो अंत्योदय सरल पोर्टल से स्थापित करें, जिससे कि अंत्योदय सरल पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज हो जाए। प्रेजेंट सिस्टम, और ये मैंने सर बता दिया आपको।
अभी हमने जो किया है, अभी पिछले मैं जो 2.5 महीने के अंदर जो किया, एक तो हर विभाग से डिटेल्ड मंत्रणा हो चुकी है, 30 के 30 डिपार्टमेंट। और उस हमारा जोर क्या रहा सर कि आपने वेबसाइट के ऊपर ये तो बता दिया कि नोटिफाइड सर्विस है, मगर जाए कहाँ सर? एक्ट में ये प्रावधान है कि आपने नोटिफाइड सर्विस बतानी है कि ये हमारी बिल्डिंग प्लान अप्रूव होनी है, इसका 30 दिन का समय, यदि 30 दिन में नहीं हुई तो फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी सेकंड। मगर वो कौन से पोर्टल पे जाके अप्लाई करे? तो अब सारे वेबसाइट्स के ऊपर हमने आगे लिखवा दिया वेयर टू अप्लाई। यूएचबीवीएन ने इसमें सबसे बढ़िया काम किया, पब्लिक रिलेशन ने अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया, जैसे बिजली चली गई तो क्या करें कि आप 1912 पे कॉल कर सकते हो। आगे एक कॉलम और बना दिया उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, आरटीएस की 1912 पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है, इसके ऊपर आप बता सकते हैं, या आप सुविधा केंद्र में जा सकते हैं, सुविधा केंद्र का उसके अंदर डिटेल दे दी है। इसी प्रकार से जब वो बिजली का नया कनेक्शन अप्लाई करना है तो आप इन्वेस्ट हरियाणा के पोर्टल पे जा सकते हैं, हाइपर लिंक दे दिया, उसको क्लिक करेगा सीधे इन्वेस्ट हरियाणा पे चला जाएगा। या तो ये एक बड़ी चीज है, आज की डेट में लोगों को ये तो पता लग गया कि नोटिफाइड सर्विस है, मगर उसको प्राप्त करने के लिए जाए कहाँ, तो उस पर जोर दिया, वो हो गया। डिपार्टमेंटल रिव्यू करने के पश्चात के अंदर सर ये देखा, पिछले 1 साल का हमने रिव्यू किया, 1 साल में जो सबसे ज्यादा डिलेड है उन केसेस के अंदर, ये जहां पे जो सबसे ज्यादा डिलेड केसेस हैं उसमें लगभग 200 केसेस के अंदर हम नोटिस दे रहे हैं। और नोटिस देने के बाद के अंदर एक केस के अंदर पेनल्टी भी लगा चुके हैं, 17 दिन के अंदर ही उसके अंदर पेनल्टी लगाई है। बाकी केसेस जहां बहुत ज्यादा डिले हो रही है उन केसेस के अंदर ये, और एक सर रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, हमने जैसे एचएसवीपी के केस के अंदर आपको रिकमेंडेशन की, और मुझे ये बताते खुशी है, जो माननीय आयुक्त महोदय यहाँ कह रहे थे कि समय सीमा ज्यादा निर्धारित की हुई है, उसको रिव्यू किया जाए। तो हमने सारे डिपार्टमेंट से ये कहा कि अपनी समय सीमा रिव्यू करो। तो एचएसवीपी ने कहा कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव करने में जो 30 दिन है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, हम केवल 3 दिन का समय लेंगे। तो वो हमने सर सिफारिश की, 3 के बजाय हमने 5 कर दिया, और आपने वो सिफारिश मान ली है। उसका नोटिफिकेशन जो है अगले 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा। 16 सर्विसेज की बजाय 53 सर्विस हो रही है, और 53 के अंदर जो टाइम लिमिट है वो काफी ज्यादा घटाई जा रही है। 2 केसेस में टाइमलाइन बढ़ाई भी है। पुलिस के डिपार्टमेंट से आए तो पुलिस ने कहा कि इन 2 केसेस में हमें ज्यादा समय चाहिए, उसके अंदर हमने उनकी संतुति की, बढ़ाई भी है, और वो नोटिफिकेशन हो गया। और बाकी केसेस के अंदर जो घटाना है वो घटाई भी है। परंतु 90% से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर समय सीमा को कम करना चाहिए। 2 कारण है सर। एक तो जब इन्होंने दिन लिखे थे तो इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि ये वर्किंग डे, उन्होंने केवल 30 दिन लिख दिया, जबकि 30 दिन वर्किंग डे का मतलब होता है कि वो 37 या 38 दिन के ऊपर आ जाएगा। दूसरा ये है कि जो समय सीमा कई केसेस में जो निर्धारित है वो तब की हुई है जब ऑफलाइन से था। यदि ऑनलाइन माध्यम से आप सर्विस दे रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका समय सीमा कम होनी चाहिए। तीसरा सर, हमने जो डिपार्टमेंट को कहा कि इंस्ट्रक्शंस क्या आपने नीचे जारी की है वो आप तो हमें बताओ, कि जिस आदमी ने उस एप्लीकेशन को डील करना है। फॉर एग्जांपल उमाशंकर जी, ये अमित अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, इन्होंने फिल्म शूटिंग की परमिशन के लिए आगे क्या वो डीसी के पास भेज देते हैं, डीसी के पास में क्या होगा उसके पास पता ही नहीं कि उसने करना क्या है। विद द रिजल्ट की कई केसेस में जहां वो 20 दिन लगने चाहिए वो 3 महीने भी लिए उन्होंने। कल इन्होंने हमारे पास में अपनी एसओपीज बना के भेज दी है कि ये एसओपीज, इसको हम ये चेक करेंगे, डीसी ये चेक करेगा, आगे ये चेक करेगा। इसी प्रकार से सारे विभागों को कहा गया है कि 546 की 546 31 अगस्त तक हमें ये बता दें कि नीचे वाले अधिकारी को आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, और अब हम दोबारा इन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। मेरा ये मानना है कि कम से कम 30 या 40% इसमें समय और स्टेप्स कम होने चाहिए। कई जगह जो है बार बार मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एचएसआईडीसी क्या करता है सर कि सेल डीड हो गई प्लॉट ट्रांसफर करने के लिए, उसके बाद के अंदर दोबारा उससे एफिडेविट मांग रहा है कि तूने सचमुच ये प्लॉट बेचा है। जब सेल डीड हो गई तो उसके बाद के अंदर विजेंद्र जी एफिडेविट की क्या जरूरत है? नंबर 1, हरियाणा सरकार ने एफिडेविट खत्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस 3 बार जारी की हुई है कि कोई एफिडेविट नहीं, यदि कानून के अंदर चाहिए तो ही एफिडेविट लेना है, नहीं तो सेल्फ डिक्लेरेशन इज गुड इनफ। नंबर 2, सेल डीड हो गई तो उसके बाद में एफिडेविट क्यों लेना? उसके कारण सर एक केस 2 साल से अटका हुआ जो कि मल्टीनेशनल है। ये लोग बैठ के हरियाणा सरकार के बारे में व्यू बनाते हैं। यदि उनको ये रहेगा कि नहीं तुरंत ये काम हो गया, स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोसीजर्स को, आपसे अगला समय 1 महीने के बाद लेके इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के समय हम ये कराएंगे सर कि कितना समय हमने कम कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया,
और मुझे लगता है कि उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। तो ये हमारी रिकमेंडेशंस। अवेयरनेस हम कर रहे हैं सर, अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा है, आपने कहा था कि लोगों को नहीं पता, तो जिले जिले में जा रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम हमने करनाल में किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और उसके अंदर जिले के सारे लोगों को बुलाया, साथ में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, मेयर भी हमारे साथ, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी, काउंसिल्स, आपने ग्रामीण क्षेत्र के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो सभी बैठे हुए थे। और बहुत से लोग तो कहने लगे कि ऐसा कानून है और ऐसा कोई आयोग बैठा है जो पेनल्टी लगा सकता है, ऐसा कोई सेकंड अपीलेट अथॉरिटी बैठा है जो पेनल्टी लगा सकता है, हमें तो आज तक नहीं पता था इस चीज के बारे में। तो उसी क्रम के अंदर सारे जिलों में जा रहे हैं। कल पंचकूला में रखा हुआ है सर, परसों कैथल में रखा हुआ है और कुरुक्षेत्र में रखा हुआ। इसी प्रकार से हमें ये उम्मीद है कि हम इस महीने के अंदर 22 के 22 जिलों को कवर कर लेंगे, जिससे लोगों में जागृति पैदा हो जाएगी। एसओपी सर मैंने बताया, एक ऑनलाइन डिलीवरी आपने रिक्वेस्ट की, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्विस, और ये इसमें सर सुओ मोटो नोटिस हमने बहुत से लोगों को जारी किए हैं, लगभग 300 को, और ऐसे ऐसे चीजें ध्यान में आई जो मैं नहीं बताना चाहूंगा इस समय। एक केस के अंदर 17 दिन के अंदर हमने 2 ऑफिसर्स पे पेनल्टी भी लगा दी। सर एक एचएसवीपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सीए हुड्डा की अनुमति से उन्होंने किस सर्विस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन्होंने वेबसाइट पे लिखे हुए हैं कि किसी की डेथ हो गई, किसी के, तो उसके बच्चे के नाम में प्लॉट ट्रांसफर होने के लिए ये चीज चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका यदि विल है तो विल चाहिए, विल नहीं है तो अखबार में नोटिस दें 30 दिन के बाद में। ये नीचे के एक अधिकारी ने उस डॉक्यूमेंट में जो है नहीं है, वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट उससे और मांग लिया जाए, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, और सुप्रीडेंट ने अपने लेवल के ऊपर जो है उसको अप्रूव करके उसका केस रिजेक्ट कर दिया, मांगा भी नहीं, रिजेक्ट ही कर दिया। मैंने ये कहा कि यदि इस डॉक्यूमेंट को मांगते, नया डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो स्टेट ऑफिसर की अप्रूवल लेते, और स्टेट ऑफिसर से भी अप्रूवल लेके आप डॉक्यूमेंट मांगते, ये नहीं कि उसने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो उसको रिजेक्ट कर देते। और जो ही उनके ऊपर 5-5 हजार की पेनल्टी लगाई, उन्होंने 3 दिन के अंदर वो पैसे भी जमा करा दिए, और 5 हजार रुपये उसकी जो केस रिजेक्ट हुआ था उसको दे भी दिया। ये हमने 5 अगस्त को ऑर्डर किया था, 17 जुलाई को टेलीफोन के माध्यम से केवल कंप्लेंट आई थी, अमित कौशिक नाम का एक कंप्लेनेंट था, और उसका हमने निपटारा इसमें उसी समय कर दिया था। हमारी जो है रिकमेंडेशंस कई पेंडिंग पड़ी हुई थी, 9 SC BC डिपार्टमेंट, बहुत से लोगों की, और वो सारी की सारी करने के बाद के अंदर हमने नोटिफाई कर दी है, सबके अंदर संतुष्टि दे दी है। आपके पास हमारे रिकमेंडेशंस का थोड़ा बोझ बढ़ेगा, परंतु जो यहाँ पे पंकज अग्रवाल बैठे हैं, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मुकुंद या डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनको मैंने बार बार बताया भी है कि कानून में ये प्रावधान है सर कि हमारी जो संतुष्टि की जाएगी उस पर 30 दिन पे सरकार को निर्णय लेना होगा। 30 दिन के अंदर जो है सरकार निर्णय नहीं लेती तो हमें बताना होगा कि कितने टाइम के अंदर आप क्यों नहीं ले पा रहे, या जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा समय लगेगा, हमसे मांग सकते हैं कि ज्यादा समय लगेगा। मैं केवल मजाक के तौर में कह रहा हूं, परंतु ये कानून का, आपका कानून बनाया हुआ सर, आपके कानून में जो विधानसभा ने कानून बनाया ये उसका प्रावधान। तो इसीलिए जो भी संतुष्टि की जाएगी, और जो पहली संतुष्टि की है उसको बहुत सीरियसली लेते हुए आपने अप्रूव कर दिया, जिसके लिए आयोग आपका धन्यवादी है। और ये कुछ सब हमने सीएम विंडो को एनालाइज किया, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों में क्या दर्द है, किस चीज की वो शिकायतें कर रहे हैं। तो हमने उसको एनालाइज करते हुए, करनाल जब गए थे तो हमने उसको एनालाइज किया कि उस दिन 41 सीएम विंडो पे कंप्लेंट आई थी, जो नोटिफाइड सर्विस से संबंधित केवल 10 थी। कुछ ऐसे लोगों के दर्द थे जो हमने चिन्हित किए कि सर्विस टू बी नोटिफाइड की 15 और सर्विस नोटिफाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूएलबी के अंदर सर आज की डेट में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी आईडी जारी करने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई इतना पैसा मांग रहा है, कोई इतना पैसा मांग रहा है, वो नोटिफाइड नहीं है, तो उसको हम नोटिफाइड कराएंगे। तो हमने जो है इस तरह से अपनी एनालिसिस कर रहे हैं कि एनालिसिस करने के अंदर कितने मजिस्ट्रेट के इशू हैं, कितने जो है मिसलेनियस हैं। हमारा सर आयोग का मापदंड ये है कि सीएम विंडो के अंदर नोटिफाइड सर्विसेज से संबंधित शिकायतें कम हो तो आयोग का रहने का फायदा है, नहीं तो आयोग के रहने का कोई फायदा नहीं। और इससे हमें लोगों के दुख दर्द भी पता लग रहे हैं। तो ये हमने सर आज की डेट के अंदर जो है हम 3 ही अधिकारी वहाँ पे कमीशन में है, मैं, श्री हरदीप कुमार जी और एक मीनाक्षी, साथ में आपने जो अनुमति दी CMGGH जो पुराने 1 साल वाले हो गए, 4 आपकी अनुमति मिल गई, और वो 4 के बाद में हमने 2 हायर कर लिए जिन्होंने 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, सुप्रिया और रूप। बहुत ही बढ़िया सर ये दोनों बच्चे। तो आज जो है जो एनालिसिस वगैरह करते हैं, जैसे ये एनालिसिस जो रोज सीएम विंडो को देखते हैं कितनी क्या है, 4 की अनुमति मिली है, इतना सर इतने लोग हम यहाँ पे नहीं है कि इसको देख पाए, परंतु हम साथ साथ के अंदर असली चीज
जैसे अभी हमने सीएम विंडो पे सर करनाल में देखा कि एक आदमी ने अप्लाई किया कनेक्शन के लिए और वो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं रोड कटिंग पॉसिबल नहीं है। यही कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता तो उस केस में तो रोड कट तुरंत हो जाता। सर जो ही किया तो उसके बाद में हमने इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया और उसको कहा है, और एसडीओ ने परसों उसको कांटेक्ट भी कर लिया, पैसे जमा हो गए, उसका कनेक्शन 1-2 दिन में जारी होने वाला है एकदम सीएम विंडो से। मतलब उसने अपील नहीं की। यदि वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर से ऑटो अपील सिस्टम होता तो अपने आप चली जाती समय के बाद। तो लोगों के दुख दर्द का इसी प्रकार से एक का जो है पानी का ये जो है सर यहाँ पे उसके पड़ोस के अंदर एक है सीवेज का कनेक्शन, वो कहते हैं मैं यहाँ से तेरा नहीं होने दूंगी। और अभी क्या हुआ कि फिर जब हमने इसका संज्ञान लिया तो पुलिस पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने फिर सीन क्रिएट किया, मीडिया को बुला लिया, मीडिया के साथ ही जुड़े भी हुए। तो उसके बाद के अंदर अब जो है उसमें पुलिस सहायता के साथ के अंदर एक काम होता है। तो सीएम विंडो का जो समन्वय हम इसके अंदर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमें थैंक्स भी की। यहाँ से सर आज की डेट में आपका आशीर्वाद इतना है कि सबको पता है कि कमीशन पे आपका पूरा आशीर्वाद है। तो यहाँ से जो भी मेल जाती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होती है कि एक का किसी का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था, वैसे तो उस केस के अंदर मेल गई और उसको तुरंत 6 वो कंप्लेंट कर चुका था 6 बार। उसके बाद में 7वीं बार के अंदर फिर उसका धन्यवाद आ गया। और ये ओवरफ्लो था इसी से टीपी स्कीम रेवाड़ी के अंदर, ये नोटिफाइड सर्विस है, तुरंत भेजा। उसके बाद में उसका धन्यवाद कि मेरा तो आज ही खुल गया जी, इसके लिए धन्यवाद। और एक सर मैं आयोग आपका धन्यवाद करना चाहता है कि हमने जो भी आपको डिमांड भेजी हरियाणा सरकार को, या हमने कोई भी चीज रिकमेंडेशन भेजी, कल की डेट में मेरा कोई भी पेंडिंग नहीं था। लोग शिकायत तो करते हैं मेरा ये चीज पेंडिंग है, ये चीज पेंडिंग है। कल मैंने माननीय मुख्य सचिव जी को लिखा है, आई एम प्लीज टू कन्वे हार्टफेल्ट thanks and appreciation on behalf of the commission and myself for the cooperation extended by the government in approving all the proposal as well as demands sent by the commission. Resultantly, no proposal of the demand of the commission is presently pending with the government. Looking forward to continued cooperation and guidance from the government with sincere regards. लगता है कमीशन का प्रभाव सरकार पर भी हो गया है। धन्यवाद सर। तो सर इसी के साथ मैं केवल ये कि आपके जो सपने हैं, जो आपने मार्गदर्शन दिया है, जो आपने गाइडेंस दी है, मैं हरियाणा की जनता को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका जो मार्गदर्शन है उसके तहत जो भी सर्विस होगी जिसका जो नोटिफाइड पीरियड है उसके अंदर सबको मिलेगी। नहीं मिलेगी तो जो भी अधिकारी इसके अंदर कोई कताई करेगा उसको माफ नहीं किया। धन्यवाद। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से गर्वत आग्रह करती हूँ कि वे बटन दबाकर इस आज सॉफ्टवेयर का वो लोकार्पित करें और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। एक बार और क्लिक करें, पोर्टल खुल गया। आज का इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे ऑनलाइन पर जुड़े डिस्ट्रिक्ट से उपायुक्त महोदय, अन्य अधिकारीगण, यहाँ इस हॉल में बैठे हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष तौर पर राइट टू सर्विस कमीशन के हमारे चीफ कमिश्नर श्री टीसी गुप्ता जी और हरदीप सिंह जी। वास्तव में आज का दिन बहुत ही एक क्रांतिकारी दिन ऐसा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में समझता हूँ, क्योंकि हम लोग इस आईटी के सिस्टम को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और शुरू से ही जब हमने सत्ता संभाली 26 अक्टूबर और 2014, तो उस समय इतनी भीड़ रहती थी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय और फिर अधिकारियों के पास भी एक लाइन लगी रहती थी। और उसमें 4th फ्लोर पर जो जिसको कहना चाहिए कि बहुत से एजेंट्स भी, ये भी भीड़ लगी रहती थी, भरा रहता था। मैंने अपने ही समय में देखा, पहले भी जब सरकारें चलती थी उस समय भी कभी कभी सेक्रेटेरिएट में या किसी न किसी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का जब मौका मिलता था तो बहुत मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पाता था कि भी ये लोग आज़ाद भारत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है कि जिस किसी को सरकार से काम होता है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, राजधानी की ओर चल पड़ता है। तो उस नाते से इस सारी की व्यवस्था ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है, सरकारी काम है, उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा
सरकार जो है वो नागरिक के डोर स्टेप पर पहुंचे, इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो की शुरुआत की, मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए अपने स्थान पर, उसके शहर के नज़दीक, कस्बे के नज़दीक, जहाँ भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहाँ, और वो जो अपनी कंप्लेंट को डालता है। मेरा ख्याल है लगभग, मैं गलती पर नहीं हूँ तो लगभग 9 लाख कंप्लेंट्स सीएम विंडो पर आ चुकी हैं, और उसमें से 8-8.25 लाख का एक्शन टेकन भी हो चुका है। तो 9 लाख लोग यदि अपने घर से कंप्लेंट ना डालते और चंडीगढ़ की तरफ रास्ता करते तो आज 2500 दिन हुए हैं, हर दिन का हिसाब लगा लो कितना पड़ता, यानी 2500 से करें तो क्या 400 बनता है कि 4000 बनता है? हाँ, 360-400 लोग प्रतिदिन हमने उन कंप्लेंट्स को चंडीगढ़ आने से बचाया। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। फिर हमने जो जितने भी आईटी के, टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम किए, उसका जो लाभ मिला है जनता में, उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आईटी का मतलब ये निकालता हूँ कि इमीडिएट काम हो जाए। कहीं भी देश में दुनिया में कोई आदमी बैठा, उसने क्लिक किया और वो संबंधित आदमी के पास चीज़ पहुंच गई, संबंधित आदमी ने उसको हल किया, क्लिक किया तो फिर वापस उस आदमी का रिजल्ट उसको मिल गया। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए, या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या वेब हेल्थ के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा है, उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी भी है। लोगों को जागरूक करना पहली आवश्यकता तो ये है, जैसा ठीक बताया गुप्ता जी ने, कि जागरूकता के अगर अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम ऐसे कमरे में बैठ करके प्रोग्राम बना लेते हैं और आपस में कंसल्ट करके उसको रिफॉर्म भी कर लेते हैं, और हमको लगता है कि सारा सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है जब लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचती है। लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उसका सोल्यूशन इमीडिएट हो, इसके लिए जितने सिस्टम हमको बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए। हमारी जो 546 सेवाएं जो बताई गई हैं, जो 38 विभागों की, इसके अंदर जो मैंने अभी पहले कहा कि जितनी ऑनलाइन हो गई हैं 277 ठीक है, बाकी बची हुई ये भी ऑनलाइन करनी चाहिए। जो नोटिफाई नहीं हुई उनको नोटिफाई करें। और फिर जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो मैं इस आस को, आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ, उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। और ये हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, जिसने टाइम से काम नहीं किया। प्रावधान सारे कर दिए, नोटिफाई कर दिए, टाइम लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी तक जिसने नहीं किया उसको असर नहीं जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन में करना, 10 दिन में करना, नहीं हुआ तो क्या। उसके बाद सिस्टम सारे बने हुए थे, अपील करेंगे, नागरिक अपील करेगा, अपील करने में आप बता रहे हैं अपील बहुत कम आ रही है। तो जो मुझे गुप्ता जी ने बताया कि एक ऑटो अपील का सिस्टम लाने जा रहे हैं, वास्तव में मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे। ऑटो अपील में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई हैं उसके, फिर पब्लिक है जिसकी समस्या है, जिसने हल किया है, और कमीशन भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर थोड़ा सा इसका दबाव महसूस होगा तो एम्प्लॉइज पर होगा। नागरिक तो प्रसन्न होगा, लेकिन एम्प्लॉइज पर जो दबाव होगा, उस दबाव में से उसको पहला तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि ये टाइमली करना पड़ेगा।
आज हमने इसको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद सबको जानकारी हो गई और सब होने लग जाएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा भी कमी लगती है। एक हम चाहे पत्राचार द्वारा चाहे डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स लेकर के अपने सारे एम्प्लॉइज, जितने अधिकारी, जितने नोडल ऑफिसर, उन सब तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। आज तक जो चल गया सो चल गया, उसमें भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है उसके इनको लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, लाने में दिक्कत नहीं है मेरे में। हमने कहा पुराना, आपने कहा बीती ताई विसार दे, नहीं नहीं, लेकिन आज भी राइट टू सर्विस में टिल डेट जो पेंडिंग है, मैं समझता हूँ 1,41,000 काम ऐसे जो हुए ही नहीं होंगे। टाइम लिमिट कि आपको 30 दिन के लिए समय दिया हुआ है, 7 दिन और भी समय देना है, 37 दिन का समय अभी आप दे रहे हैं, तो क्यों नहीं 1,41,000 होनी चाहिए? उसको भी ढीला नहीं छोड़ना। फिर वार्निंग से लेकर के और किसी भी प्रकार की आगे चाहिए, क्या कहते हैं, स्टिक एंड कैरेट, कैरेट एंड स्टिक, दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमने तो पिछले वर्ष गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, दिसंबर में तो होता ही है 25 दिसंबर को, वो भी एक प्रकार से पूरा महीना ही बचता है, तो 4 महीने में इस सारे का मूल्यांकन हर एक एम्प्लॉय का करना चाहिए। जिला लोग जितना काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज खूब काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्टिक का इस्तेमाल, और जो कर रहे हैं उनके लिए कैरेट का इस्तेमाल ये जरूर करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और नागरिकों को लगना चाहिए कि सरकार जो है प्रोएक्टिव होकर के हमारे द्वार पर पहुंची है। अभी जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये जो परिवार उत्थान, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना जो बनाई है, इसका अर्थ ये है कि हम सिलेक्ट करके लोगों के घरों पर पहुंचे। आज तक क्या होता है, केंद्रीय योजनाएं हों, प्रदेश की योजनाएं हों, हम घोषित करते हैं, पब्लिश करते हैं और आह्वान करते हैं लोगों को कि ये योजना बनाई है, जिसको लाभ उठाना उठाइए। सामने वाला व्यक्ति जो आ जाए वो लाभ ले जाए, नहीं आए व्यक्ति समाज में आखिर हमारी अप्रोच बहुत रूट लेवल तक बनी हुई है। कुल मिलाकर के 70 लाख परिवार हैं हमारे। आज आईटी के जमाने में 70 लाख परिवारों को 1 by 1 ट्रैक करना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। तो इसलिए उसका सारा डाटा परिवार पहचान पत्र में जो बन रहा है, उसके अंदर जो नीडी लोग हैं, जो डेफिशिएंट ऐसे परिवार हैं, उनको उन चीज़ों का लाभ मिले, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से है, चाहे वो इनकम रोजगार के हिसाब से है, चाहे हेल्थ वाइज है, चाहे और भी कोई कारण है, उनको ध्यान रख करके उन चीज़ों का लाभ देंगे। और उसके लिए जो सारी सर्विसेज हैं, उसमें जो पात्र है वो सर्विस का लाभ जरूर ले सके। और उसने एक बार सर्विस लेने के लिए अप्लाई कर दिया तो टाइमली उसको सर्विस मिले, नहीं टाइमली मिली तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विस कमीशन, उसमें इतना बड़ा एक प्रावधान जो किया है, ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। और इसके लिए मैं हमारे जो कमीशन के चीफ कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी हैं, इनको सबको, और आईटी विभाग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो उस आईटी विभाग ने जितना काम किया उसके नाते से ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर का ये सारा सिस्टम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टारगेट तय करना कि ये हमने करना है, लेकिन कैसे करना है वो तो इस आईटी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता है। इनका बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ। और जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूँ कि वास्तव में हमारे रहन सहन को आसान बनाने के लिए, जिसको ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के नाते से हमारा जो सरकार का एक सिस्टम बना है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आज हम पहले से बहुत प्रसन्न है। यानी भूटान एक देश है जहां हैप्पीनेस कोशेंट, कौन सा है, मिनिस्ट्री है, उनकी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कोशेंट नापा जाता है, हमारे यहाँ जैसे प्राइस इंडेक्स नापा जाता है ना, ऐसे उनके यहाँ हैप्पीनेस कोशेंट इंडेक्स ये नापा जाता है कि हमारा समाज कितना खुश है, या इसमें कौन परिवार कितना खुश है। तो ऐसा हैप्पीनेस का जो कल को कोई इंडेक्स अगर हमको बनाने की जरूरत पड़ जाए तो हम भी उस अनुसार आगे बढ़ें कि हैप्पीनेस कोशेंट हमारा कितना आगे बढ़ रहा है, कितने लोग खुश हो रहे हैं। लोगों को संतुष्टि, सरकार का यही काम है, संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, उनकी तकलीफों को दूर करना। तो वो तकलीफें इन सारे सिस्टम से दूर होंगी और बहुत बड़ा एक आज क्रांतिकारी कदम उठाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो माननीय डीसी साहब को थैंक यू। और
मेरा आग्रह है कि राजनारायण कौशिक निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग 5 से ऊपर 2% चीप हो जाएगा हर महीने। 8 से नीचे पे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, 9 से नीचे मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रधान सचिव श्री बिल्डिंग ऋषि सर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एप्लीकेशन करने बात होगी। चीफ कमिश्नर हो जाएगा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन टीसी गुप्ता सर, हरदीप सर, विनीत गर्ग सर और रेस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कारण ही हम आगे नई स्कीम्स जो हैं उनको हम ढूंढते हैं। जो विभाग हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि उनके कौन कौन से काम हैं जो ऑटोमेटिकली आईटी के माध्यम से हो सकते हैं, और वो सारे काम जो है उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका हमारे डिपार्टमेंट को मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वो एक प्रेरणा स्रोत हैं पूरे विभाग के लिए, हमारे पूरे कार्यक्रम के लिए। मैं ऋषि सर और टीसी गुप्ता सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके अथक और निरंतर प्रयासों के कारण आज जो ऑटो अपील सिस्टम है इसका उद्घाटन हुआ है, जिन्होंने लगातार पिछले जैसा टीसी गुप्ता सर ने बताया कि 2-3 साल से इसके ऊपर प्रयास चल रहे थे और उन प्रयासों के कारण आज जो है ये सक्सेसफुल हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनआईसी की टीम को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। एनआईसी और डाइटेक की सरल टीम जो है इन्होंने इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। टीसी गुप्ता सर की गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से गाइडेंस किया, विनीत गर्ग सर की गाइडेंस के हिसाब से, तो एनआईसी और डाइटेक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, विनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय प्रशासनिक सचिवों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आज तो सिर्फ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और यूएचबीवीएन के लिए ही ये शुरू हुआ है, इसमें और 2-3 महीने लगेंगे पूरे के पूरे सारी की सारी जो राइट टू सर्विस के तहत जो सेवाएं हैं उनको कवर करने में। तो आप सबकी तरफ से डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट, फर्स्ट ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी की लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, सेकंड ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी की लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर, वो सभी चाहिएंगे ताकि हम उसको सरल सिस्टम में और आज सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकें। तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि ये पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट और सारी सर्विसेज जो हैं इस सिस्टम के तहत कवर हो जाएं। तो आप सबका धन्यवाद और आप सबसे एक आग्रह है कि आप ये जो है इसकी तरफ हमारी मदद करें। साथ ही मीडिया से और यूट्यूब के थ्रू जो हमारे मीडिया और प्रेस के साथी जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम सिस्टम बना लेते हैं लेकिन जनता तक उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, तो वो काम करने के लिए मीडिया और प्रेस जो है सबसे कारगर है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भी आप जो है इस कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके जनता तक इसको पहुंचाएं ताकि इसका जो सरकार का जो ये प्रयास है वो जनता तक पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सभी से निवेदन है कि नीचे हॉल में हाई टी का अरेंजमेंट है, कृपया नीचे आए और जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद। ऑनलाइन